हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। यह क्विक रिवीजन यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए केमिस्ट्री का एपिसोड बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। और ये एपिसोड उसका दूसरा होगा। इसमें हम लोग पहले एपिसोड में चार्ट के माध्यम से अयस्क, खनिज और किसी अयस्क से धातु के निष्कर्षण के प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से समझा था। अब हम लोग उससे समझ लेंगे कि उस पर ये सब जो आपके प्रश्न आज लिखे गए हैं, सब आपके पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों के जवाब के श्रृंखला के साथ हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आइए आप सब देख भी लीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि सिनबार से मरकरी धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि सिनबार से मरकरी धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण पूछ रहा है। इसका मतलब सिनबार जो है वो मरकरी का अयस्क रहा होगा। अब उससे हमें मरकरी धातु प्राप्त करने हैं तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तभी हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। जब यह स्पष्ट हो पाएगा कि सिनबार किस का अयस्क है। तो सिनबार जो होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है, या मरकरी का सल्फाइड अयस्क होता है। इसका मतलब इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया तो तुरंत पता चल गया कि सल्फाइड अयस्क है, इसलिए यहाँ से मरकरी धातु प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो मरकरी धातु का भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, आप देख भी सकते हैं, उनमें लिखा गया होगा कि यदि कोई सल्फाइड अयस्क होता है तो उससे हम लोग धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं। और जब भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब धातु की ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद उसका कार्बन के द्वारा अपचयन कराना है या नहीं कराना है, इस चीज का निर्धारण कौन करेगा? तो वह उसकी क्रियाशीलता निर्धारित करेगी। यदि निम्न अभिक्रियाशील धातु होगा तो उसका कार्बन के द्वारा अपचयन नहीं होगा, और यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगा तो वह कार्बन के द्वारा अपचयन कराने से प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है क्योंकि निम्न अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ उतना बढ़िया से बंध नहीं बना पाते जितना कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है। इसलिए वह आसानी से टूट जाता है ताप देने पर, और धातु और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं जब वह निम्न अभिक्रियाशील धातु होता है। लेकिन यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु होता है तो वह ऑक्सीजन से बंध बनाए रखता है, प्रॉपर बंध बनाए रखता है, जिससे ऑक्सीजन आसानी से अलग नहीं होता है। अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? कार्बन के द्वारा अपचयन कराना होता है। और जैसे ही कार्बन के द्वारा उसका अपचयन कराएंगे, कार्बन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा और हमें क्या हो जाएगा? धातु प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो उसकी प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें करने क्या है ये पूछा हुआ है। तो हम लोग सिनबार से मरकरी धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की शुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है, और जो धातु का सल्फाइड होता है उसी धातु का ऑक्साइड मिल जाता है, अर्थात HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने मात्र से ही आपको क्या प्राप्त हो जाता है? मरकरी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा भी गया है, सिनबार मर्क्यूरिक सल्फाइड से मरकरी धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की शुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने मात्र से ही मरकरी धातु प्राप्त हो जाती है। इतना आप लिखेंगे, फिर समीकरण लिखना होगा, क्योंकि भर्जन जो होता है वो वायु की उपस्थिति में होता है, अर्थात सल्फाइड अयस्क को वायु के साथ गर्म कर देते हैं। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, वायु के साथ गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? HgO बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो HgO है उसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? Hg, और क्या प्राप्त हो जाएगा? हाफ O2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मरकरी धातु प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है कापर ग्लास से कापर धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। आप कापर ग्लास से कापर धातु प्राप्त करना चाहेंगे, यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि कापर का अयस्क है, क्या है? कापर ग्लास है। अब कापर ग्लास से और कापर धातु प्राप्त करना तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक कापर ग्लास का सूत्र ना पता चल जाए। तो कापर ग्लास का जो सूत्र होता है Cu2S होता है, जिसे क्यूप्रस सल्फाइड कहते हैं। सल्फाइड शब्द आने से पता चल गया ये सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने में हम लोग भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं उसमें सल्फर की शुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है, और हमें उसी धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, अर्थात क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और क्यूप्रस ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कापर प्राप्त हो जाएगा। चूंकि
यहाँ पर देख सकते हैं तो जो लिखा गया होगा ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु के ऑर्डर तक लिखा गया है, लेकिन क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए तो मरकरी और कॉपर में बहुत कम अंतर है, अर्थात एक दूसरे के स्थान के विपरीत है, तो इसलिए बहुत अंतर नहीं है। तो हम लोग इसका कार्बन द्वारा अपचयन करा के भी धातु प्राप्त कर सकते हैं और बिना कार्बन के भी आप धातु प्राप्त कर सकते हैं। दोनों विधियों का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं स्वेच्छा से। तो इनमें क्या होगा कि कॉपर ग्लास का जो अयस्क होगा उसे आप उससे कॉपर धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिससे गर्म करने मात्र से ही कॉपर प्राप्त हो जाता है। आप देख भी सकते हैं क्यूप्रस सल्फाइड है, वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करा देंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो कॉपर और ऑक्सीजन बन जाता है। फिर अगला क्या हो, कैलेमाइन से जिंक धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। अब कैलेमाइन से जिंक धातु प्राप्त करना है, ये तो पता चल गया कि जिंक का ये अयस्क है, लेकिन कौन सा अयस्क है ये भी आपको पता करना होगा। कैलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट होता है, और कार्बोनेट शब्द आने से तुरंत पता चल गया कौन सी विधि का प्रयोग करना है, निस्तापन विधि का प्रयोग करना है। मतलब जिंक कार्बोनेट से कैलेमाइन से जिंक धातु प्राप्त करने में निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित कार्बन की अशुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन कराने पर हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि चाहे आपका सल्फाइड अयस्क हो या कार्बोनेट अयस्क हो, दोनों अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग अगर सल्फाइड अयस्क होता है तो भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, और यदि कार्बोनेट अयस्क होता है तो निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। दोनों विधियों के दौरान उसी धातु का हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, लेकिन अगर निम्न रहा तो हम लोग गर्म करके धातु प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर मध्यम अभिक्रियाशील रहा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कार्बन के द्वारा अपचयन करा के धातु को प्राप्त कर लेते हैं। देख भी सकते हैं लिखा भी गया है, कैलेमाइन से जिंक धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैलेमाइन का सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से जिंक धातु प्राप्त करने में निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कार्बन की शुद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका कार्बन के द्वारा अपचयन कराने से जिंक धातु प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ZnCO3 है, जैसे इसको गर्म करेंगे ZnO + CO2 बन जाएगा, और ZnO को क्या कर देंगे, ZnO का कार्बन के द्वारा अपचयन कराएंगे, यहाँ पे कार्बन के द्वारा अपचयन करा देंगे और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, और आपको क्या हो गया, जिंक धातु प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया जब जिंक कार्बोनेट होगा तब आपका ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि निस्तापन में वायु की जरूरत नहीं पड़ती। परिभाषा में पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में लिखा गया होगा। तो यहाँ से इसका समीकरण हो गया। अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेंड से जिंक धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक ब्लेंड से जिंक धातु प्राप्त करना, तो ये भी स्पष्ट हो गया, ये जिंक का ही अयस्क है, लेकिन जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, तो जिंक सल्फाइड होता है। अब जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करना है, तो ये सल्फाइड का अयस्क है जिंक का, इसलिए इससे जिंक धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे जिंक सल्फाइड में सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका कार्बन के द्वारा अपचयन कराने पर जिंक धातु प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिंक ब्लेंड से जिंक धातु प्राप्त करने में भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है तथा जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका कार्बन के द्वारा अपचयन कराने पर जिंक धातु प्राप्त होता है। अब जिंक सल्फाइड है, इसे वायु के साथ गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन करा देंगे, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वायु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में भी परिवर्तित हो सकता है। अगला जो प्रश्न होता है वो इस बार 2022 में इससे आया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी के 4 उपयोग लिखिए। इसलिए मैं इसकी परिभाषा और 4 उपयोग साथ में इसकी श्रेणी भी लिखा हुआ है, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ से जो प्रश्न आया हुआ मध्यम, उच्च और निम्न की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कौन क्या है वो भी अभी लास्ट में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया है सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि तत्वों को सक्रियता के आधार पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होगी। अब रखने की व्यवस्था तो हो सकती है घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को रखा गया है वो उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी सक्रियता श्रेणी की, जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता या सक्रियता
के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देख भी सकते हैं, जब तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैंने भी कहा सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो सक्रियता का मतलब होता है सक्रिय क्रम में, श्रेणी मतलब तत्वों को रखना है और घटते हुए क्रम में रखना है तो एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का, तो पहला हो गया तत्वों की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, दूसरा धातु द्वारा धातु के विस्थापन में, तीसरा हो जाता है धातु द्वारा धातु के विस्थापन में, जो मैं लिख नहीं पाया क्योंकि बोर्ड पे कितना उपयोग लिखेंगे, बस मैंने आपको साथ मेंशन भी किया हुआ है, ये साथ याद भी रखेंगे तो इनमें सबके जवाब पूरे हो जाएंगे जो भी आपके प्रश्न होंगे। इनमें कहा है कि किस किस चीज के लिए उपयोग करते हैं, पहला होगा तत्वों की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, दूसरा होता है धातु द्वारा धातु के विस्थापन में, तीसरा होता है धातु निष्कर्षण में, चौथा होता है जल और अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन में, पांचवा होता है ऑक्साइडों के स्थायित्व के अध्ययन में, छठवां होता है अक्सीकार गुण के अध्ययन में, सातवां होता है अपक्षय गुण के अध्ययन में। हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो आपका यही जो आपका लिखा गया है ये आपका क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जिसमें कौन आता है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये तो पूरे आपके सक्रियता श्रेणी हो गए, लेकिन इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया, उच्च अभिक्रियाशील में, मध्यम अभिक्रियाशील में और निम्न अभिक्रियाशील में विभाजित किया गया। तो आपका उच्च में कौन आता है, तो एल्यूमिनियम तक, मतलब लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम तक चलते हैं तो ये उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये ठंडे जल के साथ क्रिया करके वहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। प्रश्न हो जाता है कि सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया करके ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्यों, क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है। वहीं पर कह देगा कि आयरन भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, जबकि सोडियम जो होता है वह ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, क्यों, तो उसका जवाब हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान आयरन से ऊपर है। देख भी सकते हैं आयरन यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है, और सोडियम किस में आता है, उच्च अभिक्रियाशील में आता है, इसलिए ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जबकि क्रोमियम जो होता है या आयरन जो होता है वह मध्यम अभिक्रियाशील में आता है, इस कारण से वह हाइड्रोजन को विस्थापित भाप से करते हैं। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम तक जो होता है वे उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, मैग्नीज से लेकर कॉपर तक जो होते हैं वो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, मरकरी से लेकर गोल्ड तक जो होते हैं वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। एरो भी बनाया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होते हैं वो उच्च अभिक्रियाशील धातु हो गए, यहाँ से चल रहा है और कॉपर से यहाँ तक तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो जाएंगे, और मरकरी से नीचे जो है वह निम्न अभिक्रियाशील धातु हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सक्रियता श्रेणी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं या जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों के जवाब के साथ, और लास्ट टॉपिक इसका होगा संचारण। इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पांचवा चैप्टर जो कि बहुत छोटा है, उससे भी प्रश्न आया हुआ है, तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुणधर्म। तो आज के लिए आपको इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, और अगले किस टॉपिक पर या किसके और स्पष्टीकरण केमिस्ट्री के लिए आपको कौन से बिंदु पर और स्पष्टीकरण चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।